मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आज शुरू करने वाला हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन है और इसका फर्स्ट टॉपिक है द वेक्टर्स। आज हम आपके साथ वेक्टर्स से शुरू करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3, इसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। ये चैप्टर रियल में 4 टॉपिक पे बेस्ड है। इसके पहले टॉपिक का नाम है द वेक्टर्स, दूसरे टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी, तीसरे टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन और चौथा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर 4 टॉपिक पे बेस्ड है। पहला टॉपिक द वेक्टर्स, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी, तीसरा प्रोजेक्टाइल मोशन और चौथा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से जिसका नाम है द वेक्टर्स। इस टॉपिक से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये वेक्टर होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपने, ये है एक टाउन ए और ये एक दूसरा टाउन है बी। एक टाउन ए है और दूसरा टाउन बी है। अगर हम आपको ये बताएं कि टाउन ए से टाउन बी की दूरी 20 किलोमीटर है, टाउन ए से टाउन बी की दूरी ये 20 किलोमीटर है, तो ये जो 20 किलोमीटर है, इस 20 किलोमीटर को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। ये 20 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड के नाम से जाना जाता है। अब हम ये कहें कि टाउन बी टाउन ए से 20 किलोमीटर पे ईस्ट डायरेक्शन में है। पहला मैंने बताया था टाउन ए से टाउन बी 20 किलोमीटर पे है, तो ये जो मैंने बताया 20 किलोमीटर ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। उसके बाद फिर मैंने दूसरे लैंग्वेज में बताया कि टाउन बी टाउन ए से 20 किलोमीटर पे ईस्ट डायरेक्शन में है, तो ये जो ईस्ट मैंने बताया ये डायरेक्शन कहलाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू विद प्रॉपर यूनिट ये मैग्नीट्यूड कहलाता है। और अगर उसमें ईस्ट लिखा रहे, वेस्ट लिखा रहे, नॉर्थ रहे, साउथ रहे, अप रहे, डाउन रहे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इस तरह से लिखा रहे, ये डायरेक्शन कहलाता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को प्रेजेंट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, डेमोंस्ट्रेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो उसे स्केलर कहा जाता है। लेकिन कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहा जाता है। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर कहलाएगा, और जिस फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो उसे हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग फिर से। ये है स्केलर्स का डेफिनेशन। A physical quantity that has only magnitude but not direction are called scalars. वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर्स। आइए दूसरा इसका एग्जांपल है डिस्टेंस। डिस्टेंस को बताने के लिए सिर्फ आपको अमाउंट बताने की जरूरत है, यानी मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत है, तो डिस्टेंस स्केलर है। स्पीड स्केलर है, प्रेशर स्केलर है, मास, एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे के सारे स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटीज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है स्केलर्स। मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। आइए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग समझते हैं वेक्टर्स के बारे में। मैंने बताया कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं
जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे मैंने ये कहूं आपसे कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया है, किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो यह रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर हम ये बता रहे हैं कि 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, तो यह बताना पड़ेगा कि यह डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है। अगर मैं बताऊं कि 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ईस्ट के डायरेक्शन में हुआ है, तो यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो यह डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं अपनी बाइक को 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चला रहा हूं। अगर यह बताऊं कि मैं अपने बाइक को 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से चला रहा हूं, तो यह रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर यह बताऊं कि 60 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से वेस्ट के डायरेक्शन में ड्राइव कर रहा हूं, मतलब अमाउंट भी बताया और डायरेक्शन भी बताया, तो यह राइट स्टेटमेंट होगा। मतलब वेलोसिटी बताने के लिए हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, उसे वेक्टर कहा जाता है। मतलब वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वो वेक्टर कहला जाएगा। तो आप देख रहे हैं वेक्टर्स का डेफिनेशन है a physical quantity that has a physical quantity that has magnitude as well as direction both are called vectors। displacement magnitude भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो ये वेक्टर्स है। velocity, acceleration, force, torque, linear momentum, angular momentum, electric field, magnetic field, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर कहलाता है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, इसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे बात से समझते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक बैटरी है, और आप जानते हैं कि बैटरी को अगर किसी एक्सटर्नल वायर से जोड़ दिया जाए, इसके दो टर्मिनल्स को, तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यह आममीटर से पता किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर। डेफिनेशन के हिसाब से इसे वेक्टर होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। करंट स्केलर है, इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसके बाद भी यह वेक्टर नहीं है। उसी तरह से प्रेशर, अगर प्रेशर की बात की जाए तो प्रेशर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन यह वेक्टर नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन उसके बावजूद यह वेक्टर नहीं है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा। तो आप पूछेंगे कि सर आखिर कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिससे हम लोग बता सकेंगे कि यह फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होगा। वेक्टर के लिए जरूरी है, किसी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर होने के लिए जरूरी है कि वो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करें। फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी टू बी वेक्टर इट मस्ट फॉलो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करेगा तभी वो वेक्टर होगा, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, प्रेशर वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि ओनली नोइंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट सफिशिएंट for a physical quantity to call it as vector. For a physical quantity to be vector, it must follow vector rule of algebra. तो आइए आगे चलते हैं, हम लोग एक नोट देखते हैं। क्या नोट देखिए,
नोट ये कहता है, only knowing the magnitude and direction is not sufficient for calling a physical quantity as vector. For a physical quantity to be vector, it must follow vector rule of algebra. फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर होने के लिए यह जरूरी है कि इसे वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट वेक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एज वेल एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर में दो लॉ है, एक को कहा जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। इलेक्ट्रिक करंट चूंकि इन लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं हुआ। चलो आगे आइए, फिर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन है, विच इज मोर करेक्ट। लिखा हुआ है फोर्स इज वेक्टर सो इट फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। फोर्स वेक्टर है, यही वजह है कि यह वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। दूसरा है फोर्स फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। फोर्स फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा सो इट इज वेक्टर। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि कौन अधिक ट्रू है। तो ऑब्वियस है कि सेकंड वाला अधिक ट्रू होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, इसीलिए इसे वेक्टर की कैटेगरी में डाला गया है। तो आप समझ गए होंगे कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। तो अब हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं स्केलर एंड वेक्टर को। पहला, स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है, वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। तीन डिफरेंस सीखना है। पहला, स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। स्केलर फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा, वेक्टर फॉलोज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा। स्केलर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर चेंजेस ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। वेक्टर मैग्नीट्यूड के चेंज करने से भी चेंज हो जाता है, डायरेक्शन के चेंज करने से भी चेंज हो जाता है, दोनों चीज चेंज करे तो भी चेंज हो जाता है। तो ये बेसिक्स डिफरेंस है स्केलर्स एंड वेक्टर्स में। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। आप बार बार बोल रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा फॉलो करता है, मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करे तभी वो वेक्टर होगा। तो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा है क्या, ये बताइए। तो वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा वो रूल्स हैं जो वेक्टर के एडिशन, सबट्रैक्शन, रिजोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। वेक्टर रूल ऑफ अलजेब्रा वो रूल्स है जो वेक्टर क्वांटिटी के एडिशन, सबट्रैक्शन, रिजोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप बोलेंगे सर क्या रूल है एडिशन का, क्या रूल है सबट्रैक्शन का, क्या रूल है रिजोल्यूशन का, क्या रूल है मल्टीप्लिकेशन का। तो ये रूल जानने के लिए आपको पहले बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स जानना होगा। तो अभी हम आपको बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स बताएंगे। तो वेक्टर्स का सबसे बेसिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। वेक्टर का जो सबसे बेसिक है उसे हम लोग कहेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो हमेशा वेक्टर को एक एरो हेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी वेक्टर्स को दर्शाना होगा तो हम लोग उसको एरो हेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो हेड लाइन का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड यानी अमाउंट को बताएगा, और एरो का डायरेक्शन वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। जहां से वेक्टर स्टार्ट हो इसे हम लोग टेल ऑफ वेक्टर कहते हैं, और जहां पर वेक्टर खत्म हो इसे हम लोग हेड ऑफ वेक्टर कहते हैं। बात समझ गए? वेक्टर को एक एरो हेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड लेंथ ऑफ एरो हेड लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। The starting point of arrowhead line is called tail of vector and terminating point is called head of vector। तो सबसे पहला चीज था representation of vector। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जब भी वेक्टर को लिखना हो तो आप लेटर लिख करके उसके ऊपर एक एरो डाल देते। ये इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बी, इसे पढ़ते हैं वेक्टर ए। अगर इस तरीके से हमने लिखा
तो इसका मतलब हुआ कि इसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर इस तरीके से लिखा, इसका मतलब हुआ कि इसमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, दोनों चीज समाया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग किसी वेक्टर से उसका डायरेक्शन छीनना चाहते हैं, किसी वेक्टर से उसका डायरेक्शन हटाना चाहते हैं, तो तरीका यह है कि आप उसका मॉडुलस ले लीजिए। जब आप वेक्टर ए बी का मॉडुलस ले लेंगे तो ये ए बी बचेगा, ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएगा, डायरेक्शन को नहीं बताएगा। तो किसी वेक्टर से उसका डायरेक्शन छीना जा सकता है और छीनने का तरीका यह है कि आप उसका मॉडुलस ले लेंगे। तो ये अब ये पढ़ा जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताएगा। ये है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। इस ए से ए का डायरेक्शन ले लिया गया, इससे सिर्फ मैग्नीट्यूड को रखने के लिए दिया गया, इसे पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। तो किसी वेक्टर से उसके डायरेक्शन को छीना जा सकता है और छीनने का तरीका यह है कि हम लोग उसका मॉडुलस ले लेंगे। अगर किसी वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है और उसे वेक्टर के फॉर्म में वापस लाना है तो वो भी तरीका है। वो कैसे करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला जो वेक्टर है इसे हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, जीरो वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड नहीं हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। अ वेक्टर दैट हैज नो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को जीरो लिख करके उस पर एरो डाल दिया जाता है, ये जीरो वेक्टर को बताता है। जैसे एक कार रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए कार एट रेस्ट। ये एग्जांपल है जीरो वेक्टर का। एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई कार जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका एक्सीलरेशन वेक्टर ये जीरो वेक्टर होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर है ये जीरो वेक्टर होता है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड नहीं हो, ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं जीरो वेक्टर। नेक्स्ट है एग्जांपल दे दिया गया है, वेलोसिटी वेक्टर of a particle at rest, acceleration vector of a particle moving with uniform velocity. Properties of zero vector. Zero vectors की 4 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जीरो वेक्टर के पास सिर्फ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होता है। जीरो वेक्टर हैज नो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ओनली। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। डायरेक्शन तो होता है लेकिन किस डायरेक्शन में होगा जीरो वेक्टर, ये डायरेक्शन पता लगाना संभव नहीं, ये इनडिटरमिनेट है। तीसरा, अगर आप किसी वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर को ऐड करें या किसी वेक्टर ए के साथ जीरो वेक्टर को ऐड करें या किसी वेक्टर ए से जीरो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट आपको जीरो वेक्टर ही मिलता है, मतलब वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड। इफ जीरो वेक्टर is added to a vector or it is subtracted from a vector remains unchanged, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। If a physical quantity is multiplied by zero vector, the result becomes zero vector। मान लिया जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी मास है और अगर आप इसे जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होगा वो जीरो वेक्टर ही होगा। किसी फिजिकल क्वांटिटीज को जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पर उसका रिजल्ट जीरो होगा। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जीरो वेक्टर्स के, जो कि मैंने आपको यहां पर लिख करके दिखा दिया। क्लियर है? तो सबसे पहला जो वेक्टर्स था ये जीरो वेक्टर। हम लोग ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। पहले ग्रुप में 3 वेक्टर्स, पहला कहलाएगा जीरो वेक्टर, दूसरा कहलाएगा यूनिट वेक्टर और तीसरा कहलाएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में आप पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाएगा जीरो वेक्टर, दूसरा है यूनिट वेक्टर और तीसरा है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो हम लोगों ने देख लिया कि जीरो वेक्टर क्या होता है, उसके क्या प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मतलब जब भी आप उसका मॉडुलस निकालेंगे, उसका अमाउंट मालूम करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर ए है, अगर किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दे, अभी मैंने बताया ये वेक्टर ए है और ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को उसको मॉडुलस से डिवाइड करने पर एक वेक्टर मिलता है जिस पर कैप लिखा जाता है।
ए कैप, इसे ए कैप पढ़ते हैं, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड करने पर जो फिजिकल क्वांटिटीज मिलेगा वो यूनिट वेक्टर कहलाता है और उसको कैप से लिखा जाता है। इसी तरह से वेक्टर पी डिवाइडेड बाय पी, वेक्टर पी डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ पी, पी कैप, इसके मतलब होगा यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर पी। ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ये इसका मॉडुलस है, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, इसे एन कैप से लिखा जाता है। तो एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्रॉस बी। ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये वेक्टर है और ये उसका मॉडुलस, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस बी। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर। हमने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर के मतलब होता है कि इसका मॉडुलस 1 होगा। तो अगर आपने निकाल लिया मॉडुलस ऑफ ए कैप या मॉडुलस ऑफ पी कैप या मॉडुलस ऑफ एन कैप या मॉडुलस ऑफ क्यू कैप, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर का पहचान ये है कि उस पर कैप लिखा होगा, तो ये यूनिट वेक्टर है। और जब इससे इसका मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, तो ये कहलाता है यूनिट वेक्टर। तो मैंने बताया पहले ग्रुप में 3 होगा, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर और ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो आइए हम लोग चलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पे। ऑर्थोगोनल के मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो इसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहा जाता है। हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। इसी तरह से वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है ये भी 90 का है। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बनता है ये भी 90 का, मतलब हर दो एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ये आई कैप, ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ये है जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ये फिक्स्ड है। जब भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा तो इसे आई कैप से ही लिखा जाएगा। ये एक कन्वेंशन है, ये एक परंपरा है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप से लिखा जाता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप से लिखा जाता है और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को के कैप से। या यूं कहें कि अगर आई कैप लिखा है तो मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप लिखा है मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और के कैप लिखा है मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो आई कैप का मॉडुलस ले लें, जे कैप का मॉडुलस ले लें, के कैप का मॉडुलस ले लें, ये सभी का सभी मॉडुलस 1 हो जाएगा। इसको कहेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। आइए नेक्स्ट आते हैं। तो पहले ग्रुप में 3 वेक्टर्स थे, अगले ग्रुप में फिर 3 वेक्टर हैं। पहला कहलाएगा लाइक वेक्टर, दूसरा कहलाएगा इक्वल वेक्टर और तीसरा कहलाएगा नेगेटिव वेक्टर। फर्स्ट को कहेंगे लाइक वेक्टर, फिर इक्वल वेक्टर और फिर नेगेटिव वेक्टर। अब आप देखें इसमें और इसमें दोनों में एक ही कॉमन बात है और कॉमन बात यह है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो अगर दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो जाए ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है लाइक वेक्टर। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। अगर आप इसमें गौर करेंगे, इस वेक्टर में अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर ये ए होगा तो ये वाला भी ए ही हो जाएगा। तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, दो या अधिक वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर्स having same magnitude, 2 or more vectors having same magnitude as well as same direction are called equal vectors. अब आप देखेंगे इसका और इसका डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने पर लाइक वेक्टर कहलाता है, तो ये लाइक वेक्टर भी कहलाएगा। तो सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स लाइक वेक्टर्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे लाइक वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं होते। आइए आगे चलते हैं। तीसरा जो कहलाता है इसका नाम है नेगेटिव वेक्टर। इसमें क्या होगा, दो वेक्टर्स होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। इसमें एक राइट साइड में है तो दूसरा लेफ्ट साइड में है। अगर इसको ए से लिखेंगे तो इसको माइनस ए से लिखेंगे।
two vectors having same magnitude but opposite direction, then each is called negative of other. अगर इसको a लिखेंगे तो ये माइनस ए होगा, इसको a लिखेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा। मतलब इस वेक्टर और ये वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो a और माइनस ए के बीच जो एंगल होगा वो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसको कहा जाता है निगेटिव वेक्टर। तो इस ग्रुप में तीन थे, लाइक वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर। अगले ग्रुप में फिर से तीन हैं। पहले का नाम है को इनिशियल वेक्टर्स, दूसरे का नाम है को लीनियर वेक्टर्स और तीसरे का नाम है को प्लेनर वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स एंड को प्लेनर वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर्स को। को इनिशियल मतलब एक साथ स्टार्ट करना। आप देखेंगे इस डायग्राम में 4 वेक्टर्स दिए गए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इन सारे के सारे वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो दो या अधिक वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। 2 और मोर वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। तो ये सारे के सारे को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हम लोग आ जाएंगे अगला क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स। दो या अधिक वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर हो, कोलिनियर हैविंग सेम लाइन। दो या अधिक वेक्टर्स जो एक ही लाइन पर हो या एक दिए हुए लाइन के पैरेलल हो, तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। तो आइए देखते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तीसरा वेक्टर है सी। ये दोनों वेक्टर्स एक ही लाइन पर है, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो दो या अधिक वेक्टर जो एक ही लाइन पर हो या एक दिए हुए लाइन के पैरेलल हो, तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। तो इस ग्रुप में तीन थे, को इनिशियल वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स और तीसरा है को प्लेनर वेक्टर्स। तो आइए हम लोग देखते हैं को प्लेनर। नाम से पता चल रहा है दो या अधिक वेक्टर जो एक ही प्लेन पर लाई करते हो। 2 और मोर वेक्टर्स लाइंग ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर वेक्टर्स इस प्लेन पे लाई करते हो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, तो ये सारे के सारे वेक्टर्स या तो एक प्लेन पर लाई करें या एक दिए हुए प्लेन के पैरेलल है। तो दो या अधिक वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर लाई करे या एक दिए हुए प्लेन के पैरेलल प्लेन पर लाई करे, तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इस ग्रुप में दो थे, को इनिशियल वेक्टर्स और तीन थे, को इनिशियल, को लीनियर एंड कोप्लेनर। अगले ग्रुप में दो और वेक्टर्स हैं, अगले ग्रुप में दो और वेक्टर्स हैं। एक का नाम है पोजीशन वेक्टर, एक का नाम है पोजीशन वेक्टर और दूसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आइए पोजीशन वेक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है और ये ओरिजिन है। यहां पर एक पॉइंट है ए, तो ओरिजिन और पॉइंट को मिलाने के लिए एक लाइन होगा। तो अगर ओ ओरिजिन हो और ए एक पॉइंट हो, या मान करके चलिए कि ये पॉइंट का नाम है पी, पी हम लोग लिखते हैं। अगर ओ ओरिजिन हो और पी एक पॉइंट हो, तो ओपी को कहा जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ। इफ ओ बी द ओरिजिन एंड पी इज अ पॉइंट, देन ओपी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी with respect to origin O। लिखा हुआ है if O be the origin and P is a point, then OP is called position vector of point P with respect to origin O। उसी तरह से मान लिया जाए कि एक और पॉइंट है Q। अब आप origin और Q को मिला दीजिए, ये P था, ये Q हो जाएगा। तो ये Q पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है और ये P पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। तो ओरिजिन और पॉइंट को मिलाने वाला लाइन ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
आइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है इसको समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर से एक बार बता दें, मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां पर एक पॉइंट P है और यहां पर एक पॉइंट Q है। अगर आपने पॉइंट P को पॉइंट O से ज्वाइन कर दिया तो ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। उसी तरह से अगर आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये भी पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को P से Q पर डिस्प्लेस करते हैं। If a particle is displaced from one point to another, then this displacement is given by a vector called displacement vector. तो इस PQ को कहा जाएगा displacement vector. If a particle is displaced from one point to another, then this displacement is given by a vector called displacement vector. Displacement vector का फॉर्मूला होता है, displacement vector ये कहलाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को के डिफरेंस को ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा। तो मान लिया जाए ये RF कहलाएगा और ये जो है इसको RI कहेंगे। RF पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट, RI पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो आप इसे लिख सकते हैं RF माइनस RI दिस इज इक्वल टू D। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। तो इस ग्रुप में दो था, एक को पोजीशन वेक्टर कहते हैं और दूसरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगले ग्रुप में दो और है, एक का नाम है एक्सियल वेक्टर, एक है एक्सियल वेक्टर और दूसरा कहलाता है पोलर वेक्टर। एक्सियल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो हमेशा किसी एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड होगा। अ वेक्टर विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन एक्सिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर इज एसोसिएटेड विथ रोटेशन। जब भी कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसके साथ जो वेक्टर होगा वो एक्सियल वेक्टर कहलाएगा। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, इट्स सेंस ऑफ रोटेशन रिवर्स है। जैसे आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन हमेशा एक एक्सिस की तरफ होगा। ये एक्सिस इस सर्कुलर पाथ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और इसके सेंटर से पास करेगा। अब ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। ये डायरेक्शन जानने के लिए आपको राइट हैंड कर्ल रूल लगाना पड़ेगा। मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा ये ऑब्जेक्ट का लाइन ऑफ एक्शन कहलाता है और ये जो थंब का डायरेक्शन है ये वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। ये लाइन ऑफ एक्शन वेक्टर का जिसे रोटेट कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस केस में आप देखेंगे अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इधर रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। लेकिन इस केस में आप देखेंगे, इस केस में ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा फिंगर इस तरीके से हो जाएगा, थंब नीचे जा रहा है, मतलब इस केस में डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होगा। एंगुलर वेलोसिटी ये एक्सियल वेक्टर है, अगर इसको ओमेगा से लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन चूंकि रिवर्स हो जा रहा है इसलिए माइनस ओमेगा से लिखेंगे। तो एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी ये सारे के सारे एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं क्योंकि इनका डायरेक्शन हमेशा एक एक्सिस की तरफ होता है। लास्ट है जिसका नाम है पोलर वेक्टर। लास्ट पोलर वेक्टर। वेक्टर के लिए दो चीजें होती हैं, एक कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन और एक कहलाता है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन दोनों सेम हो जाए तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाएगा एक्सियल वेक्टर। जैसे ये आप पॉइंट देख रहे हैं, इधर एक वेक्टर काम कर रहा है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इसका डायरेक्शन भी इधर है, मान लिया जाए ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन जिधर है उसी डायरेक्शन में जो है इसका डायरेक्शन भी वही है, तो इसको कहा जाता है पोलर वेक्टर। एग्जांपल में
लीनियर मोमेंटम, फोर्स, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन। मतलब जो चीज लीनियर होगा वो पोलर कहलाएगा और जो चीज एंगुलर होगा वो एक्सियल वेक्टर कहलाएगा। तो ये था बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हम आपको बताएंगे वेक्टर्स ऑपरेशन। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। अगले क्लास के लिए वेट कीजिए। ओके, थैंक यू।